वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद आरजू। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर ऑफ न्यूनेट्स, जो कि आपका सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक्स से, या फिर आप उसको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी बोल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ इज प्राइमरीली एम्ड एट helping the newborn to adapt physiologically to extrauterine environment. The physiological adaptation includes initiation of respiration, temperature regulation and initiation of breastfeeding. यहाँ पे जो ये लिखा है इसका क्या मतलब हुआ? ये बोल रहा है कि जब कोई बेबी है उसका, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी है, आप उसको न्यूनेट भी बोल सकते हो। न्यूनेट का मतलब होता है कि कोई बेबी अगर 28 डेज तक कोई लाइव बेबी है, फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज, उसको हम बोलते हैं न्यूनेट, ठीक है, या फिर न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। तो कोई एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी केयर जो होती है वो सबसे ज्यादा मेन एम जो रहता है हमारा न्यूबॉर्न के लिए, कि हमें क्या करना है, उसको फिजियोलॉजिकली अडेप्ट करना है। मतलब फिजियोलॉजिकली अडेप्ट का मतलब क्या होता है कि उसके जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं, वो फिजियोलॉजिकली अडेप्ट कर पाए टू एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट। एक्स्ट्रा यूट्राइन मतलब क्या है यहाँ पर कि इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट होता है। जैसे आपका इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर का एनवायरनमेंट, मतलब वूम जो है, मदर की वूम है, वहां पे बेबी का वो हो रहा है ना, पूरा सारा फंक्शनिंग, जितना भी उसका स्ट्रक्चर्स बने हैं वो सब यूट्रस के अंदर बने हैं उसके, तो वो आपका होता है इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो वार्म होता है, अच्छा एनवायरनमेंट होता है। अब जब वो एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में आएगा, एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट मतलब बेबी का बर्थ हो गया, अब वो बाहर आ गया है, तो यूट्रस के बाहर का एनवायरनमेंट, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट। मतलब अब यूट्रस से बाहर आ गया, बेबी का बर्थ हो गया, तो अब उसका यूट्रस के बाहर का एनवायरनमेंट उसको अडेप्ट कर सके वो फिजियोलॉजिकली, ठीक है। मतलब उसकी जो बॉडी के फंक्शंस है वो सब अडेप्ट कर पाए यूट्रस के बाहर के एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो इसके लिए फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या क्या होते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस होते हैं कि जो होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें है आपका इनिशिएशन ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मतलब कि ऑक्सीजन का इनहेलेशन होना, और एक्सपायरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेबी सांस ले, रेस्पायरेशन हो, उसका इनिशिएट हो रेस्पायरेशन। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, बाहर निकलते ही उसको सांस लेनी आनी चाहिए। देन टेम्परेचर रेगुलेशन। अब यूट्रस है, यूट्रस के अंदर का एनवायरनमेंट तो बहुत वार्म है, बहुत कोजी है, बहुत कंफर्टेबल है बेबी के लिए, ठीक है। लेकिन अब उसका बर्थ हो गया तो बाहर का टेम्परेचर जो होगा वो बहुत ठंडा, चिलिंग होगा बेबी के लिए, है ना। तो उसका टेम्परेचर भी रेगुलेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे होंगे कि बेबी की डेथ तक हो जाती है अगर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है बाहर का, क्योंकि हाइपोथर्मिया में चला जाता है बेबी। हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर बेबी का इतना ठंडा हो जाता है, कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि उनका जो एक्सट्रीमिटीज होती है, मतलब लेग्स और हैंड्स होते हैं, वो ब्लू होते हैं कलर में, तो मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की भी कमी है, साइनोसिस हो जाता है बेबी का, तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो टेम्परेचर का रेगुलेशन होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड वन इज इनिशिएशन ऑफ फीडिंग। अब बेबी का पैदा हुआ है तो उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, फीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए। अब वो फीड नहीं करेगा, मदर का ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेगा, या फिर अगर कुछ बेबी नहीं कर पा रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग ड्यू टू एनी फैक्टर्स, लाइक मदर नहीं कर पा रही है फीड, या फिर बेबी का सकिंग रिफ्लेक्स अच्छा नहीं है, या कुछ भी एनी फैक्टर, तो वो बॉटल फीडिंग कराएंगे बेबी को, कटोरी स्पून फीडिंग कराएंगे। तो उसके लिए बेबी का फीड करना भी बहुत जरूरी है। अगर बेबी फीड नहीं करेगा तो उसका न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आएंगी, उसकी वजह से बेबी को बहुत सारे डिसीज कंडीशन हो सकते हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है, बेबी माल नरिश्ड होगा, या फिर बेबी की डेथ तक हो सकती है इवन इन सीवियर केसेस। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों चीजें जो हैं ये सबसे ज्यादा मेजर हैं, जो कि फिजियोलॉजिकली उनको अडेप्ट करना बहुत जरूरी है न्यूबॉर्न्स को, ठीक है। इज दैट क्लियर? दिस इज द इंट्रोडक्शन कि हमें नर्सिंग केयर क्यों देनी है न्यूनेट को, नर्सिंग केयर क्यों जरूरी है, मतलब केयर क्यों जरूरी है न्यूबॉर्न बर्थ, मतलब बर्थ के टाइम पे न्यूबॉर्न बेबी की। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट बच्चे का बिल्कुल डिफरेंट होता है, मतलब वूम के अंदर का या यूट्रस के अंदर का एनवायरनमेंट, जो मदर के अंदर है बेबी, उसका एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिफरेंट होता है बाहर के एनवायरनमेंट से। तो उसका बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में
अडेप्ट कर पाए फिजियोलॉजिकली, मतलब उसकी बॉडी जो है अडेप्ट कर पाए उस एनवायरनमेंट को, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या आते हैं हमारे, एक तो रेस्पायरेशन होना चाहिए, टेम्परेचर का रेगुलेशन होना चाहिए एंड फीडिंग होनी चाहिए, इनिशिएशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर, दैट इज इमीडिएट फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ओके, इमीडिएट फिजियोलॉजिकल चेंजेस से आपको क्या समझ आ रहा है? इमीडिएट फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने चाहिए जो न्यूबॉर्न के अंदर होते हैं, मतलब बेबी के पैदा होते ही उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो हर सिस्टम का, हर बॉडी ऑर्गन का अलग अलग चेंजेस आते हैं, तो अब हम वो चेंजेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि बर्थ के टाइम पे बेबी का पैदा होने के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो आपका इसमें आता है सबसे पहले, ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका आता है रेस्पिरेटरी चेंज। ठीक है, ये आपका टॉपिक है इसका ऊपर, इमीडिएट फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन न्यूबॉर्न। दिस इज योर टॉपिक। ओके, सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा इस यूनिट का कि इमीडिएट फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं एक न्यूबॉर्न में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा दैट इज रेस्पिरेटरी चेंजेस। ठीक है, रेस्पिरेटरी चेंजेस से क्या समझ आ रहा है, मतलब उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है पूरा, उसमें क्या चेंज आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही बेबी का बर्थ होगा उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो ब्लड पीएच लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला चेंज जो बेबी का आता है एज सून एज आफ्टर बर्थ, बर्थ के एकदम बाद जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है बॉडी में, ब्लड लेवल जो है CO2 का, वो लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है या फिर हाई हो जाता है। ठीक है, और जो उसका ब्लड पीएच होता है, पीएच लेवल होता है ना ब्लड का भी, वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक्साइट कर देता है उसके रेस्पिरेटरी सेंटर को। अब मैं आपको ये समझाती हूँ क्या है इसका मतलब। ठीक है, जैसी बेबी का बर्थ होगा, ठीक है, एकदम से क्या होगा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है बहुत हाई हो जाएगा एकदम से। ठीक है, बाहर एक्स्ट्रा यूट्राइन जैसे ही आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाएगा और जो उसका ब्लड का पीएच लेवल होगा वो भी एकदम से कम हो जाएगा। ठीक है, पीएच लेवल कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो एकदम से सिग्नल देगा, सेंसरी इंपल्सेस एकदम से क्या करेंगे, वो जाएंगे रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्साइट कर देंगे या स्टिमुलेट कर देंगे। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, एक्साइट और स्टिमुलेट भी बोल सकते हो, और स्टिमुलेट मतलब वो एकदम से आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो होते हैं, आपके जो सेंसरी इंपल्सेस होते हैं वो एकदम से जाएंगे, मतलब बेबी के वो एकदम से जाएंगे रेस्पिरेटरी सेंटर को, बोलेंगे कि ऑक्सीजन चाहिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। तो एकदम से क्या करेगा रेस्पिरेटरी सेंटर जो है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इनिशिएशन होना चाहिए रेस्पिरेशन का। तो इनिशिएशन कैसे होगा रेस्पिरेशन का, वो ऐसे होगा जैसे ही CO2 का लेवल बढ़ेगा, जैसे ही आपका ब्लड का पीएच लेवल कम होगा, तो एकदम से आपका रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होगा, वो स्टिमुलेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर देगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बढ़ रही है ब्लड मतलब अंदर, वो उसको एक्सपायरेट करना शुरू कर देगा, उसको बाहर एक्सहेल करना शुरू कर देगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देगा तो ऑक्सीजन को वो क्या करेगा, इनहेल करेगा। तो जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है वो जैसे ही स्टिमुलेट होगा वो अपना काम करना शुरू कर देगा। तो ये क्या इमीडिएट चेंज आया, फिजियोलॉजिकल चेंज जो आया बेबी के अंदर रेस्पिरेटरी चेंज में, वो आया कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने की वजह से, ब्लड पीएच का लेवल कम होने की वजह से एकदम से उसका रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होगा, वो स्टिमुलेट होगा और फिर वो क्या करेगा, एकदम से उसका रेस्पिरेशन को इनिशिएट कर देगा, मतलब रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट है आपका ये। देन आपका सेकंड चेंज क्या आता है, वो आता है आपका सर्कुलेटरी चेंज। ओके,
सेकेंड वन इज सर्कुलेटरी चेंज. अब हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी मतलब क्या है. सर्कुलेशन कौन करता है? आपका हार्ट करता है ना. ठीक है, तो उसमें क्या चेंज आता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है. ठीक है, तो आपको मैं बताऊं एक चीज, आप अभी आगे ओबीजी सब्जेक्ट में पढ़ोगे आपका ऑब्स एंड गायनिक में, कि जो आपका फीटल सर्कुलेशन होता है. फीटल सर्कुलेशन मतलब जो बेबी अभी पैदा नहीं हुआ, मतलब अभी वूम में ही है, यूट्रस में ही है, उसको हम बोलते हैं फीटल सर्कुलेशन. तो वो और आपका अडल्ट सर्कुलेशन या फिर पैदा होने के बाद का, मतलब अब न्यूबॉर्न का सर्कुलेशन, वो डिफरेंट होता है. ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस आता है. मतलब कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो फीटल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आफ्टर बर्थ, आफ्टर 2-3 ईयर्स ऑफ एज, वो सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं बच्चे के. ठीक है, फिर वो अडल्ट वाला सर्कुलेशन शुरू हो जाता है. तो जो आपका, जैसे आपका बेबी का बर्थ होगा, तो उसमें वो जो फंक्शन थे ना फीटल वाले, मतलब पैदा होने से पहले वाले, वो फंक्शन धीरे धीरे खत्म होने शुरू होंगे. तो यही चेंजेस आते हैं. ठीक है, अब इसके बारे में आपको बताती हूँ क्या होता है. मतलब जैसे आपका जो है फंक्शनल क्लोजर होना शुरू हो जाता है. अभी मैं बताती हूँ किसका. फीटल शंट्स होते हैं बहुत से, या फिर फोरामेन. अभी मैं बताऊंगी क्या है ये. ओव्यूल, डक्टस आर्टीरियोसस, डक्टस वेनोसिस. ठीक है, सर्कुलेटरी चेंजेस. अब आप देखिए इसमें कि जैसे ही आपका बेबी, अभी ये सारे जितने भी ये मैंने आपको नेम बताया ना, ये सब फीटल सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं. फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है कि उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, वो ये फोरामेन ओव्यूल के थ्रू होता है. ये फोरामेन ओव्यूल जो होता है आपका, मैं आपको ये पूरा डीपली एक्सप्लेन कैसे करूं, बिकॉज फीटल सर्कुलेशन मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो वो आप ये वाला टॉपिक पढ़ने के लिए आप मेरी उस वीडियो को देखना. फीटल सर्कुलेशन का मैं एक वीडियो डाल दूंगी, तो वहां आप ये पूरा समझना मुझसे कि ये क्या क्या होता है. फिलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कुछ ऐसे वो होते हैं पार्ट, समझ लीजिए आप. ये सबका क्लोजर हो जाता है जैसी बेबी का बर्थ होगा. और जैसी फीटल सर्कुलेशन है, मतलब जब बच्चा अंदर है, बेबी अभी यूट्रस में है, तो तब ये सारे अपने फंक्शन कर रहे होते हैं नॉर्मल. ठीक है, इन्हीं के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है, इन्हीं के थ्रू. आर्टरीओसिस मतलब आर्टरी होती है, डक्टस आर्टरी, उसके थ्रू ब्लड सप्लाई हो रहा है. वेनोसिस है, वेन्स है, मतलब डक्टस वेन है, उसके थ्रू ब्लड सप्लाई हो रहा है. ये फोरामेन ओव्यूल है, ये एक ओव्यूल की तरह काम करता है, इसके थ्रू ब्लड इधर से उधर सप्लाई हो रहा है. मतलब समझ रहे हो, ये सारा फीटल सर्कुलेशन हो रहा है. लेकिन जैसी बेबी का बर्थ हो जाएगा, सून आफ्टर बर्थ, ये क्या होगा, ये सबका क्लोजर हो जाएगा, मतलब फंक्शनिंग बंद हो जाएगी इनकी. फिर उनका जो फंक्शनिंग होगा वो नॉर्मल जैसे हमारा होता है ना अडल्ट का, वैसे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. क्लियर है, समझ आया. ये थोड़ा बहुत आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज आपने फीटल सर्कुलेशन नहीं पढ़ा है, बट आप वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आप कवर कर लूंगी मैं. तो वहां आप समझ लेना कि फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, वो उसके फंक्शंस. जब आप वो पूरा समझोगे ना, तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा. ठीक है, फिलहाल मैं बस आपको इतना बता देती हूँ कि सर्कुलेटरी चेंजेस क्या आते हैं कि जब जैसी बेबी का बर्थ होगा, सून आफ्टर बर्थ, ये जो क्लोजर होना शुरू हो जाता है डक्टस आर्टरियोसिस का, डक्टस विनोसिस का, फोरामेन ओव्यूल का, फीटल शंट्स का, इन सभी का क्लोजर होना शुरू हो जाता है, मतलब ये बंद होने शुरू हो जाते हैं. और नॉर्मल जो हमारा अडल्ट का सर्कुलेशन होता है वैसा सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है. ठीक है, इज दैट क्लियर. देन नाउ थर्ड पॉइंट आपका आता है थर्ड है आपका न्यूरोलॉजिकल चेंजेस. ठीक है, थर्ड वन इज न्यूरोलॉजिकल चेंजेस.
न्यूरोलॉजिकल चेंजेस मतलब नर्वस सिस्टम जो होता है, मतलब जो आपका ब्रेन होता है ना, वही तो नर्वस सिस्टम होता है वहीं पर ही। तो उसमें क्या होता है, जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये आपने एनाटॉमी में पढ़ोगे, ब्रेन जब पढ़ोगे तो उसके पार्ट्स जब पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि नर्वस सिस्टम में ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है एक, ठीक है। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, इवन आपने पढ़ा होगा बिकॉज पीडियाट्रिक इज इन 3rd ईयर एंड एनाटॉमी आप 1st ईयर में पढ़ चुके होते हो, तो यू मस्ट नो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है आपका टेम्परेचर रेगुलेट करने में, एसिड बेस बैलेंस में, एंड आपका ये हेल्प करता है स्टिमुलेट करने में रेस्पिरेशन। अब मैं आपको ये समझाती हूँ क्या है, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है कि वो इतना तो डेवलप होता है बर्थ के टाइम पे कि वो हेल्प कर सके, आपका सस्टेन कर सकता है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ को, ठीक है, इतना तो डेवलप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये पार्ट होता है आपका नर्वस सिस्टम का, ये क्या करता है, हेल्प करता है कि आपका टेम्परेचर रेगुलेट कर सके, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपका टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है ना, ये आपको पता होगा, ब्रेन अगर आपने एनाटॉमी में पढ़ा है तो यू मस्ट नो दिस। तो वो टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करेगा कि मतलब बॉडी का टेम्परेचर जो है आउटसाइड लाइफ से मैनेज कर सके, बेबी हाइपोथर्मिया में ना जाए, ठीक है। देन एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है, पीएच का लेवल ब्लड में उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, केमिकल चेंजेस जितने भी आते हैं बॉडी में उनको हेल्प करता है मेंटेन करने में, और स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेशन को। आपको मैंने अभी बताया था कि कुछ सेंसरी इंपल्सेस होते हैं वो जाते हैं सीधा, वो रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्साइट करते हैं, तो वो एक्साइट करने का काम कौन कर रहा है, वो सेंसरी इंपल्सेस कौन है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ही सेंसरी इंपल्सेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ही ये स्टिमुलेट करते हैं रेस्पिरेशन को, ठीक है। तभी आप सांस ले पा रहे हैं, बच्चा जो है तभी वो ऑक्सीजन को इनहेल कर पा रहा है, तो उसको हेल्प करने का काम किसका होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को होता है, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर रेगुलेट करने में, एसिड बेस बैलेंस में, और स्टिमुलेट करता है आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। इतना एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट से सस्टेनेबल होता है हमारा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, क्लियर है। देन योर 4th इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। जैसे ही बेबी का बर्थ होगा, योर 4th पॉइंट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे ही बेबी पैदा होता है तो उसका जो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, सकिंग रिफ्लेक्स होता है, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स होता है, वो इनिशिएट हो जाते हैं, ठीक है। रूटिंग, सकिंग, स्वॉलोइंग, ये सब रिफ्लेक्सेस ही तो हैं, मतलब बेबी सक कर पा रहा है, जो उसका निप्पल है मदर का उसको वो पकड़ पा रहा है, उसको सक कर पा रहा है उसका मिल्क, है ना। तो और रूटिंग उसको पकड़ पा रहा है, और स्वॉलोइंग उस खाने को जो भी खाना उसको दिया जा रहा है उसको वो स्वॉलो कर पा रहा है, मतलब निगल पा रहा है ना। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो एट बर्थ प्रेजेंट होते हैं, मतलब बर्थ होते के बाद ही, बेबी का जैसी बर्थ हो जाता है उसके बाद ये सारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बेबी के अंदर, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत ये होती है, जैसी बेबी बर्थ होता है तो उसका जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है, अभी मैं बताऊंगी क्या होता है, आपने एनाटॉमी में वैसे पढ़ा होगा बट स्टिल मैं बता देती हूँ। सपोज कीजिए ये आपका, दिस इज योर स्टमक, ओके, आई नो माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड बट आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ये है आपका ईसोफेगस है, ईसोफेगस या फिर फूड पाइप बोल दीजिए आप इसको, ठीक है, या फिर ईसोफेगस बोल लीजिए आप इसको, ठीक है। यहां होता है आपका कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर इज नथिंग, इट्स जस्ट, ये बस वो है आपका एक इनवॉलेंट्री मसल होता है, मसल्स होते हैं, ये कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं उसको हम,
ठीक है, दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये इनवॉलेंट्री मसल मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं होते मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो मसल्स को, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब ये आपके खुद के कंट्रोल में नहीं होते मसल्स। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, जिनको हम कार्डिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे होता है इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला पाइलोरिक होता है, ऊपर वाला कार्डिक होता है। ठीक है, तो ये जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है बेबी का बता रही हूँ मैं, एट बर्थ। ठीक है, एट बर्थ ये जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है ये इमेच्योर होता है। ठीक है, इमेच्योर होता है एट बर्थ, मतलब ये प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होता है। अगर ये प्रॉपरली डेवलप नहीं है आपका तो क्या होगा, जो भी आप खाना बच्चे को दोगे, ठीक है, डेवलप नहीं है प्रॉपरली, इसका मैं फंक्शन बताती हूँ क्या होता है। पहले ये जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है ना, ये क्या काम करता है, कोई भी खाना आया आपका फूड पाइप से, सपोज मिल्क आया, ये बचाता है कि ये जो खाना है ना वापस से आपका स्टमक से ऊपर ना जाए, मतलब आपके फूड पाइप से आपके मुंह में ना जाए। आपने देखा होगा बच्चों को वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, रिगर्जिटेशन बहुत ज्यादा होता है। रिगर्जिटेशन मतलब जो आपका फूड कंटेंट है वो मुंह में आ रहा है वापस से, पेट में जाने की जगह नीचे से वो ऊपर की तरफ आ रहा है, जैसे आप उबकाई बोलते हो ना, बच्चे को उबकाई आ रही है, बहुत ज्यादा वॉमिट हो रही है मतलब। ठीक है, तो वो वॉमिट क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है ना बच्चों का, वो इमेच्योर होता है, वो प्रॉपरली डेवलप्ड ही नहीं होता है कि बच्चा अच्छे से खाना जा पाए। क्योंकि ये क्या करता है, जैसे ही खाना आएगा ये कार्डिक स्फिंक्टर मतलब ये जो मसल्स है ये क्या करेंगे, उस खाने को ऊपर जाने से रोकेंगे। नॉर्मल अडल्ट में तो यही होता है ना, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हमारा फूड ऊपर रिगर्जिटेट हो जाता है जिस वजह से हमें वॉमिट हो जाती है, वो तो हमारा एसिडिटी वगैरह की वजह से होता है। बट जो बच्चों में क्या होता है, ये जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है, ये जो मसल्स होते हैं ये इमेच्योर होते हैं, इतने प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होते। तो ये क्या होता है, ये खाना नीचे आया जैसे ही, तो ये नीचे जाने की जगह, यहाँ से नीचे इंटेस्टाइन में जाने की जगह वापस से क्या होगा, रिगर्जिटेट हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा खाना, तभी बच्चा क्या करेगा, वॉमिट कर देगा। ठीक है, तो इमेच्योर होते हैं कार्डिक स्फिंक्टर एट बर्थ। ठीक है, ये समझ आया आपको। तो आपको मैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम बता रही थी, इसमें क्या होगा, रूटिंग, सकिंग एंड स्वॉलोइंग रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे बर्थ में, और जो उसका कार्डिक स्फिंक्टर होगा वो इमेच्योर होगा बर्थ के टाइम पे, दैट लीड्स टू व्हाट, रिगर्जिटेशन एंड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग हो जाती है बच्चों को। ठीक है, और जो आपका जो आपका स्टमक होता है, ठीक है, वो बस 90 ml तक ही आपका फूड ले पाता है बच्चों में, छोटे बच्चों में। ठीक है, 90 ml तक ही वो फूड को स्टमक में रख सकता है। ठीक है, इसलिए छोटे बच्चों को क्या होता है, एकदम उनका पेट भरता है, वो आप ज्यादा खाना दोगे वो वॉमिट कर देगा, मतलब आप ज्यादा दूध पिलाओगे, क्योंकि बच्चों को तो आप नॉर्मल खाना वाना कुछ नहीं दे सकते। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको आप ब्रेस्ट फीडिंग ही करा सकते हो, या फिर बॉटल मिल्क दे सकते हो, है ना। बॉटल मिल्क वैसे नहीं देना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, बट अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो वी कांट हेल्प इट, बट आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना चाहिए। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कराया आपने, तो आपने अगर उसको 90 ml से ज्यादा उसको दे दिया फूड कंटेंट, तो फिर वो रिगर्जिटेट ही करेगा, उसको वॉमिट कर देगा बच्चा, क्योंकि उसका स्टमक इतना नहीं ले सकता है खाना, वो इतना ही ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या चाहिए होती है, फ्रीक्वेंट स्मॉल फीड्स चाहिए होती है, नीड्स स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। ठीक है, समझ आया ये, क्लियर है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बस यही है कि उसका ये सारे रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं बर्थ में। कार्डिक स्फिंक्टर जो होता है उसका वो इमेच्योर होता है बर्थ के टाइम पे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको वॉमिट होगी, रिगर्जिटेशन होगा, और उसका जो स्टमक है वो सिर्फ 90 ml ऑफ फूड ही स्टोर कर सकता है या फिर ले सकता है एक टाइम पर, और इसलिए उसको छोटी मतलब कम अमाउंट में और फ्रीक्वेंटली उसको खाना देना चाहिए बच्चे को। ठीक है, ताकि उसका पेट भी अच्छे से भरा रहे, वो रिगर्जिटेट भी ना करे, क्योंकि आप कम क्वांटिटी में अगर बीच बीच में खाना दोगे तो वो उसके लिए भी अच्छा है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वन इज रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम मतलब किडनी। ठीक है, इसको रीनल सिस्टम बोलते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जो आपका बच्चा होता है छोटा,
मतलब न्यू बॉर्न बेबी जो होता है. दिस वन इज योर फिफ्थ वन ना, रीनल सिस्टम. या सो ठीक है, रीनल सिस्टम देखते हैं. रीनल सिस्टम में क्या होता है, जो आपका बेबी होता है उसकी किडनीज जो होती हैं वो इमेच्योर होती हैं बर्थ के टाइम पे. किडनीज आर इमेच्योर, मैच्योर ही नहीं है वो बर्थ के टाइम पे. ठीक है, तो जो यूरिन का कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाएगा प्रॉपरली. यूरिन निकालने का काम करता है ना किडनी. आपका क्या काम करता है, वो जो भी आपने फ्लूइड लिया है, जो भी आपने वाटर इनटेक हुआ है, उसको वो कंसंट्रेट कर देता है यूरिन की फॉर्म में, है ना. बट जब आपकी किडनीज इमेच्योर होंगी बर्थ के टाइम पे, तो वो इतना उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा यूरिन को, एंड इज अनेबल टू कंसंट्रेट यूरिन प्रॉपरली. ठीक है, मतलब वो ज्यादा यूरिन आपका कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी में उसका यूरिन कंसंट्रेट हो सकता है. ठीक है, अप टू 15 ml, 15 ml. ठीक है, इतना ही वो कंसंट्रेट कर पाता है यूरिन को. ठीक है, तो आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा यूरिन करते हैं, एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स तो वो वॉइड करते ही करते हैं एक दिन में. ठीक है, 15 से 20 बार एक दिन में वो यूरिन करते ही करते हैं पास. ठीक है, वॉइड. ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों है, बिकॉज 15 ml तक ही उनका जो यूट्रस है वो होल्ड कर सकता है. ठीक है, जो आपका यूट्रस है ना, यूट्रस जो है वो 15 ml तक ही होल्ड कर सकता है आपके यूरिन को. बट उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो वॉइड बहुत ज्यादा करेगा, मतलब बहुत बार यूरिन पास आउट होता है. 15 से 20 बार तो दिन में बच्चा टॉयलेट करता ही करता है. इट्स कॉमन. ठीक है, अगर जैसे कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चा तो बहुत बार टॉयलेट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स कॉमन. 15 से 20 बार कर रहा है, नॉर्मल है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. ठीक है, बिकॉज उसका जो किडनी है वो इतना यूरिन को कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, तो यूरिन उसके जो उसका वो है बच्चे का यूट्रस, वो इतना होल्ड ही नहीं कर पा रहा है उसका यूरिन, तो उसका 15 ml तक ही वो होल्ड कर पा रहा है, तो वो वॉइड ही हो पाएगा, है ना. जितना वो लेगा, जितना भी वो फ्लूइड ले रहा है, बिकॉज मिल्क ले रहा है वो, तो वो सारा क्या होगा, वो वॉइड होता रहेगा. 15 to 20 टाइम्स बच्चा जो है वो टॉयलेट करता ही करता है. ठीक है, तो ये चेंजेस आते हैं रीनल सिस्टम में. देन आपका आता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम. इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो होता है वो आपका स्किन होता है, उसको इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं. ओके, इंटेग्यूमेंट्री एम है ये, सॉरी दिस इज एम मेंट्री. ठीक है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम. ठीक है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो आपका बेबी होता है उसकी स्किन जो होती है बहुत ज्यादा फाइन होती है, बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है. मतलब इतनी डेलिकेट होती है कि आप बेबी का जरा सा भी फ्रिक्शन होगा ना, स्लाइट फ्रिक्शन से भी बच्चे को इंजरी हो सकती है, ब्लिस्टर्स कॉज हो सकते हैं. ठीक है, स्लाइट फ्रिक्शन से भी, इवन द स्लाइट फ्रिक्शन कैन लीड टू इंजुरी. और ब्लिस्टर्स. ठीक है, जो स्किन होगी वो इतनी ज्यादा फाइन होती है, इतनी ज्यादा डेलिकेट होती है, इतनी सॉफ्ट स्किन होती है बच्चों की कि आप उनका जरा सा भी, अगर उनके फ्रिक्शन हो ना जरा सा भी किसी भी चीज से, तो उनको एकदम से इंजुरी होगी, एकदम से उनको ब्लिस्टर्स होने लगेंगे. ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से बच्चों को हैंडल करना चाहिए. बहुत ज्यादा उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है. और जो उनका सेबेशियस ग्लैंड होता है, सेबेशियस ग्लैंड आपको मैं बताऊं कि सेबेशियस ग्लैंड होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है इन न्यूबॉर्न, जिसकी वजह से क्या होगा, वो प्रोड्यूस करेगा आपका एक ग्रीसी चीजी सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा. अभी मैं बताती हूँ ये सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं.
ये प्रोड्यूस करता है ग्रीसी चीजी सब्सटेंस या फिर मटेरियल, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा। अब मैं आपको ये बताती हूँ क्या होता है, ठीक है। जो आपका न्यूबॉर्न बेबी होता है उनके जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं आपके ऑयल ग्लैंड्स जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा ऑयली है यार, मतलब अडल्ट लोगों का बता रही हूँ मैं कि बहुत ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, बालों में एकदम से बहुत ऑयल आने लगता है 2 दिन हेयर वॉश करके भी। तो वो क्या होता है, वो ऑयल ग्लैंड्स की वजह से होता है। वो क्या करते हैं, वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कौन प्रोड्यूस करता है, ऑयल ग्लैंड्स को ही हम सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ना, ये न्यूबॉर्न में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि ये एक चीज़ी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उस चीज़ी सब्सटेंस को हम बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा जो होता है एक नाम होता है उस चीज़ी सब्सटेंस का। आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी जैसे ही पैदा होता है उसकी जो स्किन होती है मतलब वाइट वाइट सा कास्ट सा होता है, ऐसा लगता है कि मतलब वाइट वाइट सा हो रहा है, पूरी बॉडी वाइट वाइट होगी उनकी, चीज़ी सा सब्सटेंस होगा। अगर किसी ने न्यूबॉर्न बेबी को कभी देखा हो तो वो जो चीज़ी सा सब्सटेंस होता है ना, वो जो वाइट वाइट सी स्किन होती है बहुत ज़्यादा, वो उसको हम वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं। वो ही ये चीज़ी सब्सटेंस होता है जो सेबेशियस ग्लैंड की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये जो वर्निक्स कैसियोसा होते हैं ना, इनके अंदर जो होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जो वर्निक्स कैसियोसा होते हैं ये एक्ट करते हैं एज एन इंसुलेटर या फिर एक्ट करते हैं एज अ एंटीबैक्टीरियल। ये लोग ये क्या करते हैं, ये आपकी स्किन को, बच्चे की जो स्किन होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी बैक्टीरियल ग्रोथ से या फिर कोई भी वायरस से, ठीक है। ये जो वर्निक्स कैसियोसा होता है आपका, इनकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी या एंटी बैक्टीरियल बोल सकते हो आप, प्रॉपर्टी होती है इनकी, ठीक है। और ये करते हैं एक्ट एज एन इंसुलेटर। ओके, ये जो वर्निक्स कैसियोसा होता है ये वाइट चीजी ग्रीसी सब्सटेंस होता है। ये क्या करता है, आपके जो बेबी न्यूबॉर्न बेबी हुआ है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है कोई भी एंटी माइक्रोबियल उनसे, मतलब माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट करके रखता है, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जैसे यार कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, कुछ पेरेंट्स अवेयर नहीं होते इस चीज़ को लेके, वो क्या करते हैं उसकी स्किन को रब करते रहेंगे कि ये हटे, वाइट वाइट जो भी लग रहा है, ये उनको लगता है कि कुछ गंदा सा लग रहा है बॉडी पे बेबी के, बट नहीं, उसको खुद से नहीं हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो वो बॉडी पे इंजुरी कर देगा बच्चे के, आप उसको जबरदस्ती हटाने की कोशिश करोगे तो बच्चे को एक तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इंजरी हो जाएगी, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, या फिर क्या होगा, एक तो वो बचा तो रही है उसकी बॉडी को, स्किन को प्रोटेक्ट करके रख रही है उनसे, माइक्रोब से, बैक्टीरिया से, तो वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी फिर जब आप उसको हटा दोगे, ठीक है। तो वर्निक्स कैसियोसा, ये जो चीजी सब्सटेंस होता है, ये जो वाइट सब्सटेंस होता है, उसको खुद से कभी नहीं हटाना चाहिए, वो अपने आप ही रब ऑफ हो जाएगा विद इन फ्यू डेज के अंदर अंदर वो खुद ही अपने आप ही रब होने लगता है, उसको आपको जबरदस्ती नहीं हटाना होता है, ठीक है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि उसको जबरदस्ती कभी नहीं हटाना है। जब भी आप कभी क्लिनिकल करोगे इन फ्यूचर, तो आप अगर पीडियाट्रिक में करोगे तो कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसके स्किन से वो वर्निक्स कैसियोसा खुद से रब ऑफ नहीं करना है, बिकॉज इट विल रब ऑफ विद इन फ्यू डेज ऑन इट्स ओन, इट विल रब ऑफ, ओके। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। सो ये आपका वर्निक्स कैसियोसा हो गया, ठीक है। ये आपके इंटेगुमेंट्री सिस्टम में होता है, जो भी इमीडिएट चेंजेस आते हैं, ठीक है। क्या उसके अंदर वर्निक्स कैसियोसा एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसको खुद से रब ऑफ नहीं करना चाहिए बिकॉज उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फाइन है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, उसको स्लाइट फ्रिक्शन से भी इंजरी कॉज हो सकती है बेबी को, तो आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं करनी है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आ गया मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, आपके जो बेबी होता है ना, न्यूबॉर्न बेबी, उसके मसल्स अभी बहुत छोटे हैं, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करेंगे, मसल्स धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करेंगे, और जो उसकी बोन्स होंगी वो भी बहुत ज़्यादा
वैसी होती हैं, सॉफ्ट सी होती है, कार्टिलेजियस सी होती है। कार्टिलेजियस आपको पता है, ये जो हमारा लोब होता है ईयर का, ये कार्टिलेज होता है ना, ये नीचे का जो जहाँ पे आप अपना कान दिलवाते हो ना, ये कार्टिलेजियस होता है, मतलब यहाँ पे कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती है। तो ऐसी बच्चों की स्किन होती है, सॉरी, ऐसे ही बच्चों की स्किन होती है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा कार्टिलेजियस सी होती है, मतलब बहुत ऐसी होती है, पिलपिली सी स्किन होती है, बहुत सॉफ्ट सी, मतलब बोन ऐसा लगता है बोन है ही नहीं। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बच्चों की बोन होती है वो धीरे 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 कुछ टाइम बाद अपने आप ऑसिफाई होनी शुरू हो जाती है। स्कल जो होता है ना बेबी का, वो भी बहुत सॉफ्ट सा होता है, बहुत पैल्पेबल सा होता है, क्योंकि उनके जो फॉन्टेनल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा उसमें एनाटमी में कि फॉन्टेनल्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आफ्टर बर्थ कुछ टाइम बाद वो ऑसिफाई होते हैं, वो फिर बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कल की बोन्स होती हैं वो भी उस टाइम पे आफ्टर द बर्थ बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत कार्टिलेजियस सी होती हैं, वो लेटर ग्रेजुअली उसकी जो स्कल की बोन्स होती हैं वो ऑसिफाई होती हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया मस्कुलोस्केलेटल में चेंजेस क्या होते हैं, उसके जो मसल्स होंगे वो ग्रो करेंगे ग्रेजुअली, एंड जो उसकी स्कल की बोन्स होंगी वो ऑसिफाई होंगी ग्रेजुअली, उसके जो फॉन्टेनल्स होंगे उनका क्लोजर हो जाएगा ग्रेजुअली। ठीक है, तो मतलब मसल्स और स्केलेटन्स में आपको ये समझ आ गया मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कि उसके जो मसल्स हैं धीरे धीरे ग्रो होंगे, धीरे धीरे उनका साइज इंक्रीज होगा, और जो उसकी बोन्स है वो भी धीरे धीरे ऑसिफाई होंगी। ऑसिफाई मतलब आपस में जुड़ जाएंगी बोन्स, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, उसका हेड जो होता है बहुत पैल्पेबल सा होता है, स्कल बहुत सॉफ्ट सा होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सा होता है कि मतलब क्योंकि बर्थ के लिए जरूरी है वो सॉफ्ट होना, अदरवाइज वेजाइना से जो उसका हेड है वो पास नहीं पाएगा बेबी का, अगर उसकी बोन्स बहुत हार्ड होंगी। तो इसलिए आफ्टर बर्थ वो जाके क्या होता है, वो तब धीरे धीरे ऑसिफाई होती हैं, धीरे धीरे वो आपस में जुड़ती हैं बोन्स, मतलब वो जो फॉन्टेनल्स होते हैं ना बेबी के अंदर, वो धीरे धीरे ज्वाइन होने लगते हैं, वो एक बोन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। देन सेवंथ हम आपका देखेंगे, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है आपका हार्मोन्स को सिक्रीट करने का। ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं ना आपकी बॉडी में, जितने भी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हो गए, जैसे एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स जो भी सिक्रीट होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम एक और होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं हम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, जो बेबी होता है उसका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर, आपने ये एनाटॉमी में पढ़ा होगा, ये इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एडीएच सिक्रीट करता है। एडीएच है आपका, एडीएच भी आपने पढ़ा होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। फिर भी मैं बता देती हूँ क्या होता है ये। ठीक है, जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, पोस्ट पिट्यूटरी में आपके ग्लैंड्स होते हैं ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो क्या करता है, जो बेबीज होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उसमें क्या होता है, वो बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही इनएडिक्वेट अमाउंट में एडीएच को सिक्रीट करता है। एडीएच होता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, उसका फंक्शन होता है कि जो बेबी होता है, मतलब जो नॉर्मल फंक्शन होता है एडीएच का, कि वो जो आपका वाटर का अमाउंट है उसको रेगुलेट करके चलता है, ताकि बॉडी के अंदर, मतलब यूरिन वगैरह जो पास आउट होता है आपका, जितना भी बॉडी के अंदर फ्लूइड होगा, वाटर होगा, उसको रेगुलेट करने का काम, उसके अमाउंट को रेगुलेट करने का काम होता है एडीएच का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। जब वो इनएडिक्वेट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा बच्चे को। तो जो आपने देखा होगा, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं कि उनको डिहाइड्रेशन होता ही होता है, मतलब वो डिहाइड्रेटेड ही होते हैं बच्चे, ज्यादातर छोटे बच्चे जो होते हैं। क्यों होते हैं डिहाइड्रेटेड छोटे बच्चे, बिकॉज
उनका जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो इनएडिक्वेट अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, मतलब कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है। कम अमाउंट में सिक्रीट होगा तो वो वाटर को कैसे रेगुलेट करेगा, क्योंकि उसका काम तो वाटर को रेगुलेट करने का है। जब वो कम अमाउंट में होगा तो वाटर रेगुलेट नहीं हो पाएगा, वाटर अच्छे से रेगुलेट नहीं होगा बॉडी में तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा न्यूबॉर्न बेबी को, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये चेंज आता है एक तो। देन इसके अंदर एक और चेंज आता है, वो होता है कि जो कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि जो बेबी होता है उसकी ब्रेस्ट एंगॉर्ज्ड हो जाती हैं। जो ब्रेस्ट होती हैं वो एंगॉर्ज्ड हो जाती है। एंगॉर्ज्ड मतलब स्वेल करने लगती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फिल हो जाता है वो मिल्क से। एंड सिक्रीट कर देता है मिल्क। ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता मिल्क सिक्रीट, थोड़ा सा ही सिक्रीट होता है मिल्क, जिसको हम विच मिल्क भी बोलते हैं, VITCH, विच, WHICH वाला नहीं, WITCH वाला विच। ठीक है, विच मिल्क, उसको हम विच मिल्क बोलते हैं, जो मिल्क सिक्रीट होता है। क्या होगा, ब्रेस्ट एंगॉर्ज्ड हो जाएंगे, मतलब एंगॉर्ज्ड मतलब ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, उसके अंदर मिल्क फिलअप हो जाएगा, पेनफुल हो जाता है वो थोड़ा सा, और उसके बाद क्या होगा, सिक्रीट होने लगेगा मिल्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, विच मिल्क। ठीक है, और कुछ कंडीशंस में ऐसा हो जाता है कि स्यूडो मेंस्ट्रुएशन हो जाता है फीमेल बेबीज में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि छोटे बच्चे को मेंस्ट्रुएशन कैसे हो जाएगा, बट ये मेंस्ट्रुएशन नहीं है, स्यूडो मेंस्ट्रुएशन है। मतलब सिर्फ एक बार ही ऐसा होता है कि उनको कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी मतलब ब्लीडिंग हो जाती है, वेजाइनल ब्लीडिंग, और वो 3 to 4 days रहेगी या अप टू 5 days रहेगी, देन वो अपने आप स्टॉप हो जाएगी ब्लीडिंग। और वो क्यों होती है, बिकॉज सडन लेवल ऑफ ड्रॉप हो जाता है, किसका, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। सडनली उनका जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है जैसी बर्थ होगा उसका ड्रॉप हो जाएगा, मतलब एकदम से नीचे डाउन फॉल डाउन हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, FSH और LH का इंक्रीज हो जाएगा लेवल। FSH क्या करता है, हेल्प करता है आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड में। आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ी होगी एनाटॉमी में, तो उसमें क्या होता है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH आपका होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे ही आपका सडन ड्रॉप होगा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, मतलब लेवल कम हो जाएगा, वैसे ही एकदम से FSH और LH का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा बेबी को, मतलब फीमेल बेबीज में होता है ये, उनको क्या हो जाएगा, स्यूडो मेंस्ट्रुएशन। स्यूडो मतलब ऐसा नहीं है कि उनको मेंस्ट्रुएशन ही शुरू हो जाएंगे फ्रॉम बर्थ, मतलब फिर उनको होते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। इट्स जस्ट कि उनको स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द इनिशियल डेज आफ्टर बर्थ के बाद 3 to 5 days उनको बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हो जाएगी वेजाइनल। ठीक है, तो उसको हम स्यूडो मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। स्यूडो मेंस्ट्रुएशन क्यों हो रहा है, बिकॉज उनका FSH और LH का लेवल एकदम से बढ़ रहा है और जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो एकदम से ड्रॉप हो रहा है। तो FSH और LH क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं मेंस्ट्रुएशन होने में। ठीक है, FSH का मेन काम यही होता है। तो FSH जैसे ही स्टिमुलेट होगा वैसे ही स्यूडो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। स्यूडो मेंस्ट्रुएशन मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग होगी फॉर अप टू 3 to 5 days एंड देन इट विल स्टॉप। ठीक है, फिर उसके बाद उसको प्यूबर्टी के बाद ही मेंस्ट्रुएशन होंगे। जैसे ही उसको प्यूबर्टी होगी, मतलब जैसे ही वो 13-14 ईयर्स की होगी, तब उसको वापस से पीरियड्स होने या फिर मेंस्ट्रुएशन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही बार होता है स्टार्टिंग में, तो उसको हम स्यूडो मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और ये किस में होगा, फीमेल बेबीज में होगा। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में यही होता है कि एक तो उसका ADH का अमाउंट कम हो रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो रहा था। फिर ब्रेस्ट का एंगॉर्जमेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से सिक्रीट हो जाता है मिल्क।
विच मिल्क बोलते हैं उसको, वो भी एक बार ही होता है, थोड़े कम अमाउंट में जो मिल्क होगा वो सिक्रीट होगा। ऐसा नहीं है कि वो मिल्क ही सिक्रीट करेगा फिर आगे। बेबी जो होगा बस स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क उसके अंदर से सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम विच मिल्क बोलते हैं, WITCH, विच मिल्क, ठीक है। एंड ये जो आपका एकदम से सडन ड्रॉप होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, जिसकी वजह से क्या होगा, स्यूडो मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है। ये क्लियर है आपको एंडोक्राइन सिस्टम। देन आपका लास्ट आता है दैट इज ब्लड, 8th वन इज ब्लड। अब इसमें कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, RBC WBC वगैरह की, क्योंकि अडल्ट की जो वैल्यूज होती है वो जो आपका न्यूबॉर्न बेबी होता है उससे डिफरेंट होती हैं। इवन उनका जो RBC का लाइफ स्पैन होता है वो भी डिफरेंट होता है, ब्लड का कैपेसिटी जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो वो मैं आपको वैल्यूज बताऊंगी सारी, वो आप नोट डाउन कर लेना अपने पास, अलग से नोट्स बना लेना या फिर, बट आपको वो मेमोराइज करनी होगी बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो, ठीक है। देन लेट्स स्टार्ट विद दिस 8th वन, ब्लड, ठीक है। पहले मैं नोट डाउन कर रही हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन, ओके। सो ब्लड में आपका सबसे पहले जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन न्यूबॉर्न, वो आपका होता है 80 ml पर kg बॉडी वेट, ओके। देन आपका आता है इसमें RBC, वो होती है 6 to 8 मिलियन पर क्यूबिक ml, मतलब पर क्यूबिक मिलीमीटर, ओके। देन आपका आता है WBC, दैट इज 20,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। देन आपका आता है प्लेटलेट्स, दैट इज 35,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। देन नेक्स्ट आपका आता है इसमें हीमोग्लोबिन लेवल, दैट इज 18 ग्राम पर DL। देन नेक्स्ट आपका आता है लाइफ स्पैन, RBC का ह्यूमन में कितना होता है, ये आपका होमवर्क है, मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, ह्यूमन जो एडल्ट होता है उसका RBC लेवल कितना होता है, ठीक है, मतलब लाइफ स्पैन कितना होता है RBC का अडल्ट्स में, ठीक है। ये तो मैं आपको न्यूबॉर्न का बता रही हूँ, ओके। सो ये क्लियर है, ठीक है। तो अब आपका ब्लड में क्या होता है, जो आपका न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो उसका वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है वो 80 ml पर kg होता है, मतलब 80 अगर बेबी का सपोज करो एट बर्थ 2 किलो का है बेबी, अगर या सपोज करो 3 किलो का है, तो उसका 80 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, मतलब उसका हो जाएगा फिर 240 ml, है ना। तो 80 ml पर kg बॉडी वेट होता है न्यूबॉर्न का वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है। देन नेक्स्ट उसका जो RBC होगा वो 6 to 8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका WBC क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, RBC क्या होता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। ये भी लिख दूं कभी कुछ बच्चों को ना पता हो, रेड ब्लड सेल्स, और ये होते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं सेल्स, ठीक है। आपको ये भी होमवर्क है कि आपको ये पता करना है RBC और WBC का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ठीक है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी देखना, ठीक है। आई नो ये आप फर्स्ट ईयर में सब पढ़ चुके हो, बट मुझे पता है अब तक सब भूल गए होंगे, ठीक है, तो एक बार देखना है, ठीक है। तो RBC जो होता है न्यूबॉर्न में वो होता है 6 to 8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, और जो WBC होता है वो होता है 20,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, और जो प्लेटलेट्स होती है वो होती है 35,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन होता है HB लेवल, हीमोग्लोबिन वो जो बेबीज का होता है ना वो होता है 18 ग्राम पर DL, 18 ग्राम्स पर DL होता है बेबीज में। और जो लाइफ स्पैन होता है RBC का, मतलब कितने RBC आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती रहती है ना, और जो मतलब आफ्टर ह्यूमन बॉडी में जो अडल्ट में होता है वो 120 डेज होता है, ठीक है।
120 डेज के बाद न्यू आरबीसी बनती है और जो पुरानी वाली होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या फिर खत्म होने लगती हैं, ठीक है। वो काम कौन करता है, स्प्लीन में स्टोर होता है ना ये सब चीजें। तो ये जो आपका लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, वो बेबीज में कितना होता है, वो होता है 60 to 80 डेज होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर है। तो ये जो चेंजेस होते हैं मतलब बॉडी के अंदर न्यूबॉर्न बेबीज के, वो ये होते हैं कि उनका वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है 80 ml, और जो पर केजी बॉडी वेट, ये भी ध्यान रखना है, पर केजी बॉडी वेट, बिकॉज अगर बेबी का वेट है आपका 3 किलो सपोज, तो 3 into 80 होगा, दैट इज 240 ml उसका कितना होगा, वॉल्यूम होगा उसके ब्लड का, ठीक है। आरबीसी हो गए 6 to 8 मिलियन, WBC is 20,000, platelet is 35,000, hemoglobin is 18 ग्राम पर DL, एंड आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 60 to 80 डेज होता है, ठीक है। ये क्लियर है। सो ये आपका लास्ट पॉइंट था इसमें, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर, आपका हमने इमीडिएट फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़े न्यूबॉर्न के अंदर, ये आपका फर्स्ट हेडिंग था इन दिस यूनिट नर्सिंग केयर ऑफ न्यूनेट में, जिसमें हमने आपके क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं, एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। रेस्पिरेटरी चेंजेस जो होते हैं वो हमने पढ़े थे कि CO2 का लेवल बढ़ जाता है, उसका ब्लड का pH कम हो जाता है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर एक्साइट हो जाता है, ठीक है। फिर हमने दूसरा पढ़ा था आपका सर्कुलेटरी चेंजेस। सर्कुलेटरी चेंजेस में क्या था कि जो फीटल सर्कुलेशन के जो पार्ट्स थे, जैसे कि फोरामेन ओव्यूल था, डक्टस आर्टरियोसिस था, डक्टस वेनियोसिस था, ये सब क्या होता है, इनका फंक्शनल क्लोजर हो जाता है बर्थ के टाइम पे, मतलब बर्थ होने के बाद बेबी के अंदर ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, नॉर्मल अडल्ट सर्कुलेशन शुरू हो जाता है और फीटल सर्कुलेशन खत्म हो जाता है। थर्ड हमने पढ़ा था इसमें आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में क्या था कि जो आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थी वो क्या काम कर रही है, टेम्परेचर रेगुलेट कर रही है आपका, और रेस्पिरेशन को इनिशिएट कर रही है, एसिड बेस बैलेंस बना के रख रही है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा कि आपका रूटिंग सकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है बर्थ के टाइम पर, और जो आपका कार्डिक स्फिंक्टर होता है वो इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, रिगर्जिटेशन होती है। आपका जो स्टमक होता है वो 90 ml ऑफ फूड स्टोर कर सकता है, और इसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, रिगर्जिटेशन भी ज़्यादा होता है अगर आप ज़्यादा उसको फूड दे दोगे। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रीनल सिस्टम पढ़ा था कि उसका जो किडनी होती है वो बहुत इमेच्योर होती है, इस वजह से वो ज़्यादा ब्लड कंसनट्रेट नहीं कर पाती हैं, अप टू 15 ml वो आपका यूट्रस में होल्ड कर सकती हैं। इस वजह से बेबीज क्या करता है, बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करते हैं, 15 to 20 टाइम्स वो एक दिन में यूरिन वॉइड करते हैं, मतलब यूरिन पास आउट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने आपका पढ़ा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या था कि जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत फाइन होती है, उस पर वर्निक्स कैसियोसा प्रेजेंट होता है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है माइक्रोब्स वगैरह से, और ये वर्निक्स कैसियोसा खुद से रब ऑफ हो जाता है, उसको ज़बरदस्ती रब ऑफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपका पढ़ा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल में हमने पढ़ा कि मसल्स अपने आप ग्रेजुअली ग्रो करते हैं, जो आपकी बोन्स होती हैं स्कल बोन्स वो ऑसिफाई करने लगती हैं अपने आप ही, धीरे धीरे वो अपने आप ग्रेजुअली वो होने लगते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में वो कार्टिलेजियस फॉर्म में होती हैं, बाद में वो हार्ड हो जाती हैं, बाद में वो ऑसिफाई हो जाती हैं स्कल की बोन्स, ठीक है। देन हमने आपका नेक्स्ट पढ़ा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या था कि जो आपके जो ADH का जो अमाउंट है वो सिक्रीट कम हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसको इनएडिक्वेट अमाउंट में सिक्रीट कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन होता है बच्चे को, और जो उसके ब्रेस्ट है वो एंगॉर्ज्ड हो जाते हैं कुछ सिचुएशंस में, जिसकी वजह से क्या होता है, मिल्क सिक्रीट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विच मिल्क बोलते हैं, बहुत कम अमाउंट में मिल्क सिक्रीट होता है वो, ठीक है। फिर स्यूडो मेंस्ट्रुएशन हो जाता है कुछ फीमेल बेबीज में, क्यों हो जाता है, क्योंकि सडनली उनका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ड्रॉप हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होगा, FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है, जो क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन कॉज कर देता है, मतलब सडन वेजाइनल ब्लीडिंग होती है फॉर अप टू 3 to 5 days, देन इट विल स्टॉप, देन वो प्यूबर्टी के टाइम पे वापस से मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएंगे, उसको हम स्यूडो मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। फिर ब्लड में हमने पढ़ा कि वॉल्यूम कितना होता है, 80 ml होता है, RBC 6 to 8 मिलियन, WBC पढ़ी 20,000 होती हैं, प्लेटलेट्स 35,000 होती हैं, और आपका लाइफ स्पैन RBC का कितना होता है, 60 to 80 डेज होता है, और हीमोग्लोबिन कितना होता है, 18 ग्राम्स पर DL होता है, ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जो भी हमने यहाँ पे पढ़े हैं कि इमीडिएट फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं न्यूबॉर्न में, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में, अगर कोई भी क्वेरी है
तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी अच्छा टॉपिक कवर करूं या आपको कोई भी डाउट है किसी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कमेंट डाउन बिलो कि आप मुझे ये समझा दीजिए, देन आई टेल यू अबाउट दिस टॉपिक और आई सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं। सो आई जस्ट होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। So thank you so much for watching my video, and like and share this video, subscribe to my channel. So thank you so much. Bye bye.